अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान अकरम और आप मुझे देख रहे हैं कनेक्टेड पाकिस्तानी। और हमेशा की तरह कनेक्टेड पाकिस्तानी में हम ऐसे तमाम लोगों को लेके आते हैं, ऐसे तमाम पाकिस्तानी को लेके आते हैं जो पाकिस्तान का मुस्बित चेहरा पूरी दुनिया को दिख रहे होते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे पाकिस्तानियों का चेहरा पूरी दुनिया देख सके और पाकिस्तान को इन चेहरों के नाम से और इन चेहरों की पहचान से जाना जाए। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही हस्ती मैम आयशा तबस्सुम मौजूद है। मैम जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, टीचिंग प्रोफेशन से भी हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए भी काम कर रही हैं और माइंडफुलनेस के लिए भी काम कर रही हैं। लाइक द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल हेल्थ इशू, दे आर here to resolve them. So, ma'am, Aisha, welcome to Connected Pakistan. Assalamu alaikum everyone, and thank you Rizwan for inviting me for this interview and the lovely introduction. Um, yes, I'm a clinical psychologist and I have been working in this field for more than 4 years now. I'm also an educationist. मैं पढ़ाने से भी ताल्लुक़ रखती हूँ। यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है वहीं पे ही मैं विजिटिंग फैकल्टी रह चुकी हूँ। सो मैम, मेरा जो सवाल हर गेस्ट से हमेशा होता है कि पाकिस्तान के अंदर अमूमन हमारे यहाँ पे एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन, वो ये है कि हम आर्ट्स के लोगों को समझते हैं कि ये जो लोग हैं थोड़े से जो नालायक होते हैं वो लोग आर्ट्स रखते हैं, क्योंकि हम शुरू से मैट्रिक साइंस से करवाते हैं, फिर हम एफएससी करवाते हैं, फिर हम बीएससी करवाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि चलें अगर कुछ नहीं तो फिर एमए तो कर लिया जाए। तो हमारी लास्ट चॉइस के तौर पे एमए होता है। However, psychology definitely is a science profession. It's a mind sciences, or if I say that it's a mother of all subjects. Like हम जब सबसे हाईएस्ट डिग्री की बात करते हैं तो दैट इज डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो आप जब एजुकेशन स्टार्ट की, हाउ यू कम टू दिस कैरियर, हाउ वाज योर बैकग्राउंड? जी, आपने बिल्कुल सही अर्ज़ किया कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल एग्ज़िस्ट करती हैं और कुछ नहीं होता अगर साइंस में तो लोग यूजुअली साइकोलॉजी या आर्ट्स की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली सबसे पहली चीज़ साइकोलॉजी इज़ अ मिक्सचर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। इसमें दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। मेरा जिस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, जहाँ की मेरी डिग्री है दैट इज़ बहरिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी। उसका नाम जो प्रोफेशनल साइकोलॉजी है, वो है ही यही कि आपको हर तरीके की चीज़ें अगर पढ़ाई जाती हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इंस्टीट्यूट वाज़ कि हमें हर चीज़ का टेस्ट दिया गया, हर चीज़ के बारे में सिखाया गया। साइंस के अलावा मैथ्स की चीज़ें या मार्केटिंग में किस तरह साइकोलॉजी अप्लाई होती है, वो सारी चीज़ें, ग्रूमिंग की सारी चीज़ें ये सिखाई गईं। इस फील्ड में आने का मेरा बेसिक मकसद ये था कि शुरू से तो मुझे शौक था कि मैं टीचरी करूँ या मैं टीचर या इस फील्ड में जाऊँ, क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये चीज़ रन करती है। माय फादर इज़ हैज़ बीन अ प्रोफेसर, माय ब्रदर इज़ माशाल्लाह आल्सो अ प्रोफेसर। मुझे था शुरू से कि मैं इस तरफ आऊँ और बचपन में भी बहुत शौक था कि लोगों को इकट्ठा करके या बच्चों को उनको पढ़ाना और कुछ ऐसा काम जो सोशल वर्किंग की तरफ आता है, उसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था कि एक वक़्त था जब मैं सोचती थी कि मैं बड़े हो जाऊँगी तो मैं शादी नहीं करूँगी और आई विल अडॉप्ट फ्यू चिल्ड्रन एंड आई विल टेक केयर ऑफ देम, आई विल टेक केयर ऑफ सम पेट्स एंड थिंग्स लाइक दिस। तो उस हवाले से जब मेरे फ़ादर ने मुझे इसका ऐड दिखाया और इस इंस्टीट्यूट के बारे में जब मैंने रीड अप किया, मैंने साइकोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंड किया, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एंड आई फेल्ट कि मैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से इस फ़ील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। शुरू में मुझे लगा कि शायद मैं गलत आ गई, मुझसे नहीं हो पाएगा या ये चीज़ ऐसी है जो मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पाऊँगी। लेकिन जब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर आगे बढ़ के और उसको समझना की कोशिश करी, मैंने मज़ीद जब थ्योरीज़ पढ़ना स्टार्ट की, हमें और चीज़ें सिखाना स्टार्ट हुई, तो आई रियली फाउंड इट वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग और लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करना या लोगों के इन मसाइलों को सुनना, उसको समझना और वो वाली चीज़ है कि इंसान को वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जब वो उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो। मैं बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन हूँ, मगर चूँकि साइकोलॉजिस्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा एम्पैथी नहीं शो करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सिम्पैथी नहीं शो करनी चाहिए। मगर एक एस्पेक्ट ये ज़रूरी भी होता है कि अगर आपके अंदर वो सुनने की, समझने की और किसी की तकलीफ़ अंडरस्टैंड करने की सलाहियत है, तो आप बहुत ईज़िली इस फ़ील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। मैम मैम, जैसे आपने कहा कि एम्पैथिक नहीं होना चाहिए, सिंपैथाइज नहीं करना चाहिए,
तो जहां तक हम समझते हैं कि डॉक्टर जो है वो उसको तो सिंपैथी करनी चाहिए, लाइक हम ये समझते हैं कि 90% तो मरीज उस वक्त क्यूर हो जाता है जब उसको आप इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उसको हौसला देते हैं, उसको थोड़ा सा पैम्पर करते हैं। तो साइकोलॉजी क्या डिफरेंट है इससे? जी बिल्कुल, इससे साइकोलॉजी में थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस तरह अपनी एम्पैथी या सिम्पैथी नहीं शो करते जैसे एक नॉर्मल डॉक्टर या एक फिजिशियन आपसे रख सकता है, या आपके साथ उनकी दोस्ती हो सकती है, आप उनके साथ एक ताल्लुकात रख सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट को या काउंसलर को ये इजाज़त नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा सिम्पैथी शो करे या उसके साथ वो रिलेशनशिप कायम करे। हम उनके साथ दोस्ती वाला रिलेशनशिप एक हद तक कायम कर सकते हैं, मगर फिर उसके साथ बाउंड्री सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है कि क्लाइंट्स के साथ हम बहुत ज़्यादा वो फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं रख सकते। उनके साथ वो बहन-भाई वाला रिलेशनशिप, या चूँकि आपका बहुत अरसे से एक डॉक्टर के साथ चल रहा होता है, तो आपकी बहुत अच्छी दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो बिल्कुल हो सकती है। मगर एक बाउंड्री सेटिंग के साथ हमें सिम्पैथी और एम्पैथी इस तरह शो करनी चाहिए कि उसको ये ना लगे कि ये मेरी बहन है या ये मेरी अम्मी की तरह मुझे समझेंगी या ये मेरी दोस्त की तरह मुझे समझेंगी, वो एस्पेक्ट हम नहीं, हमारी एथिक्स हमें अलाउ नहीं करते। मैम इसमें मुझे ये बताइएगा कि अगर आपके पास एक शख्स आता है, और जाहिर है हमारे यहाँ तो साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना वैसे भी मिथ समझा जाता है, तो हाउ यू असेस हिज मेंटल हेल्थ? वो आम तो जाहिर है कुछ एक तो एक्सट्रीम लेवल है जिसको हम कहेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन नॉर्मली जो पीपल विद कम विद सम एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल, वो तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं आम रूटीन के अंदर, उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं मेरा ख्याल है सामने हो रही होती। तो हाउ यू असेस और क्या क्वेश्चनिंग होती है सेशन के दौरान? इसमें बेसिकली ये है कि जब भी कोई क्लाइंट पहली बार आता है, उनके अमूमन एक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वो यही कि वो कंसर्न होते हैं। एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी अंडरस्टैंडिंग अब बहुत ज़्यादा आ रही है, इससे पहले तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग अपने फैमिलीज़ से छुप कर आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को नहीं बताते हैं, या नहीं चाहते कि किसी को पता चले। तो सबसे पहले उनको एश्योरिटी फर्स्ट सेशन में, पहले तो हम हिस्ट्री लेते हैं उनसे, उनकी थ्रू आउट चाइल्डहुड से लेकर अब तक की जितनी हिस्ट्री रह चुकी है वो ली जाती है। उसके बाद उनको इस चीज़ की एश्योरिटी दी जाती है कि आपके और इस वक़्त इस सेशन के दौरान जो बात हो रही है, ये आपके किसी फैमिली मेंबर से डिस्कस नहीं होगी। अगर बहुत सीवियर केस है, तो एक इमरजेंसी नंबर लिया जाता है, या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हम ज़रूर रखते हैं, एड्रेस वगैरह रखते हैं कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमें पता हो कि किसको कॉन्टैक्ट करना है। बट अदर देन दिस, अगर कोई मदर अपनी किसी बच्चे को लेकर आ रही हैं, अगर वो बच्चा बालिग है या टीनेजर है, इस लेवल का है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उससे डायरेक्ट बात होती है। लेकिन फिर उन मदर्स को या फादर्स को हम वो चीजें डिस्कस करके नहीं बता सकते कि सेशन में क्या बात हुई। अक्सर ये प्रॉब्लम हम साइकोलॉजिस्ट को फेस होती है कि जो पेरेंट्स आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि बच्चा कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, या आप हमें कुछ बताएं इसके बारे में, या ये प्रॉब्लम कैसे होगी। तो हम उनको यही बता देते हैं फर्स्ट सेशन में कि कॉन्फिडेंशियलिटी हाईली मेंटेन होगी, आपको ये जरूर थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा, या अगर जरूरत पड़ती है तो पेरेंट्स को भी काउंसलिंग देते हैं। मगर उनको ये कन्विंस जब हम कर देते हैं कि ये चीजें इस सेशन से बाहर नहीं जाएंगी, और जब 2-3 सेशंस के बाद वो ट्रस्ट गेन हो जाता है, तो फिर पेशेंट्स और क्लाइंट्स खुद ही मजबूर हो जाते हैं इस मानने पे कि हाँ, ये पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस चीज का रिस्पेक्ट रखती हैं। मिस आयशा, जहाँ तक मैंने सुना है या पढ़ा है, मुझे इतना बल्कि सुना ज्यादा है, पढ़ने का तो इतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अलावा। अ, कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो, कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो अमूमन आपकी जो हरकत हैं, लाइक इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, आई एम हैविंग स्क्रैच ऑन माय फेस, और आई एम हैविंग सम सेटिंग ऑफ माय हेयर, तो इससे भी वो कुछ असेस कर रहा होता है। ये क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे वो असेस कर रहा होता है? लाइक इफ यू सी अ पर्सन, ही इज नॉट टेलिंग एनीथिंग टू यू, और आपके सामने है वो, तो आप उससे क्या असेस कर सकते हैं? अम, अगर कोई शख्स ऐसा है कि ड्यूरिंग सेशन कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि बार बार अपने बालों को हाथ लगाना, या बार बार
जो है अपने आप को स्क्रैच करना या कोई, ये ज़्यादातर साइन्स होती हैं एंग्ज़ायटी की। वो इसका मतलब है कि किसी किस्म की एंग्ज़ायटी, घबराहट से गुज़र रहा है, या उसको फिजिटेशन जिसको बोलते हैं, हमें घबराहट हो रही है, या ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि वो अपने जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं या जो थॉट्स उसको परेशान कर रहे हैं, वो एनर्जी कहीं न कहीं यूटिलाइज़ कर रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये अंडरस्टैंड करना है, जो मैंने बहुत नोटिस की है, कि क्लाइंट्स या हम खुद भी जब कभी किसी परेशानी में होते हैं या कुछ होता है, तो हमें कोई ना कोई चीज़ अपने हाथ में चाहिए होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो यूटिलाइज़ होती है, वो थ्रू हमारे हैंड्स होती है। ओसीडी के जो इश्यूज़ हैं या एंग्ज़ायटी के जो इश्यूज़ हैं, वो ज़्यादातर हाथ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। हाथ में पेन रखना, जिसको आप क्लिक करें ताकि आपकी वो जो एनर्जी है वो यूटिलाइज़ हो। तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो बार-बार बाल ठीक कर रहे हैं, वो घबराहट वाली सिचुएशन है। इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सोचकर अगर कोई बोल रहा होता है, तो वो बार-बार अपने बालों को हाथ लगाए, या वो हाथ को इस तरीके से फिजेट कर रहा है, तो देयर इज़ समथिंग, मेबी ही इज़ हाइडिंग समथिंग, मेबी ही इज़ फीलिंग एंग्ज़ियस व्हाइल डिस्कसिंग, और आँख नीचे करके बात करना, इसका मतलब ये है कि वो फेस नहीं कर पा रहा है इस सिचुएशन को। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो हर डिसऑर्डर में एग्ज़िस्ट कर सकती हैं। मैम इसमें इसमें मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो लोग आते हैं, वो ज़्यादातर किस किस्म की जो इश्यूज़ हैं मोस्टली अगर आप कहें तो वो उनमें होते हैं और आप क्या ट्रीट करती हैं? जी, मेरे पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंट केसेस आ चुके हैं। मोस्टली तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, मेजॉरिटी ऐसे आते हैं। हाँ, हमारे यहाँ डिप्रेशन का इश्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। एंग्ज़ायटी के प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा, अब चूँकि कोविड सिचुएशन में है, तो इस वक़्त ट्रॉमा, एंग्ज़ायटी के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग घबराहट में हैं, परेशान हैं। अगर कोई ऐसे किसी बीमारी से गुज़रा है ऑलरेडी, वो बाहर जाने से परेशान है। एंग्ज़ायटी के अंदर ही डिसऑर्डर्स में ओसीडी आता है, जिसको हम सभी जानते हैं कि बार-बार हाथ धोना, बार-बार अपने आप को साफ करना, ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, वो इत्तेफ़ाक से ट्रॉमा केसेस, अब्यूज़ केसेस के साथ काफ़ी रह चुका है। चूँकि मेरा ताल्लुक टीचिंग से ज़्यादा था, तो मेरे पास स्टूडेंट्स भी जो आती थीं, वो सेल्फ एस्टीम के इश्यू के साथ काफ़ी ज़्यादा आती थीं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के साथ काफ़ी ज़्यादा आती थीं। तो ये सिनेरियो तो लाइक मेरा एक्सपीरियंस तो फ़िलहाल इसमें रहा है, लेकिन अब जो देखा जा रहा है, वो ज़्यादातर अब बहुत ज़्यादा वास्ट डिफ़रेंस नज़र आ रहा है। कोविड के बाद से चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हुई हैं, तो बहुत सारे लोग अब मज़ीद इसको अप्रोच कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, हो गया है हमारे लिए। और चूँकि अब इतनी बड़ी बीमारी से हम गुज़र रहे हैं, तो उसको भी ज़हन में रख के लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि यस, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ डज़ एक्सिस्ट। सो मिस आयशा इसमें ये बताइएगा कि क्या आप मेडिकेशन से भी ट्रीट कर रहे होते हैं या सेशंस के ही काउंसलिंग के थ्रू लोग ट्रीट हो जाते हैं या हमारा वो जो फिल्मों वाला कॉन्सेप्ट है कि किसी को करंट लगा देते हैं मुंह में डाल के, तो वो ये क्या सीन होता है? क्या ऐसा वाकई हकीकत में भी होता है कोई किसी लेवल? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझना ये है कि देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट। साइकियाट्रिस्ट जो होता है, वो बेसिकली वो होता है जो आपको दवाइयों से ऑल्सो विथ फ्यू सेशंस आपके प्रॉब्लम को हल करते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, हमें दवाई देने की इजाज़त नहीं होती है। साइकियाट्रिस्ट का एमबीबीएस का बैकग्राउंड होता है, वो मेडिकल से रिलेटेड होकर आते हैं एंड देन वो साइकियाट्री करते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, हमारा प्योरली बैचलर्स ऑफ साइंस and then masters in any setup that you want. You can go into organizational, educational, clinical, किसी में भी आप जा सकते हैं। तो हम साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, हम सेशंस के थ्रू, आपसे बातचीत के थ्रू, थेरेपी के थ्रू, आपसे डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू प्रॉब्लम्स को हल करवाते हैं। हमारा लिंक साइकियाट्रिस्ट के साथ बिल्कुल होता है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उनके प्रॉब्लम्स को पहले हम थोड़ा इस लेवल पे ले आते हैं ताकि वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सके। तो अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम से आया है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो पहले उसे एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, घबराहट है, पैल्पिटेशंस एक्सट्रीम है, तो उसको एंटी एंग्ज़ायटी पिल्स दी जाती हैं, या स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं, ताकि वो थोड़ा पुरसुकून हो जाए और सेशंस में आपकी बात को समझ सके।
जहां तक रहती है बात इलेक्ट्रिक शॉक्स और ये सारी चीजें देने की, वो रिलेटेड होते हैं मेंटल हॉस्पिटल से। वो ज्यादातर दिए जाते हैं। उस पे बहुत ह्यूज डिबेट है। कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड वे टू ट्रीट अ पेशेंट। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इससे काफी हद तक प्रॉब्लम हल हो जाती है। बट वो उन सिवियर केसेस में दिया जाता है जो बहुत ज्यादा साइकोटिक होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया जिसको हम कहते हैं, जिनमें बिल्कुल प्योर साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, जिनको हमें सिवाय हॉस्पिटल में रखने की और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हम उन्हें घर की सेटिंग में या सोशल सेटिंग में हम उन्हें नहीं रख सकते। उनके के हवाले से यह है कि पहले उनको दवाइयां भी दी जाती हैं, किसी हॉस्पिटल्स में उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। उससे यह होता है कि वो जो थॉट्स और वो जो नर्व्स का प्रॉब्लम है, वो शॉक देने से वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज। सो इफ यू आर हैविंग एनी इशू, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने जाना पहले किसके पास है। इधर यू हैव टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। फिर वो आपको अंडरस्टैंड करके बताएंगे। साइकोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो आपको बताए कि आपने जाकर किसी साइकियाट्रिस्ट से दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी है और उसके बाद वापस आके हमसे सेशन लेने हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो उनका काम ये है कि अगर उसको लगता है कि नहीं, इनका प्रॉब्लम सिर्फ सेशन से हल हो सकता है, तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट का रेफर आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि आप सेशंस के थ्रू उसको हल कर सकते हैं। मिस आयशा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एक जो स्ट्रेस है, जो ऑफिशियल या जिसको प्रोफेशनल स्ट्रेस कह लें, वो बॉसेस से और एम्प्लॉयज से होता है। लाइक एम्प्लॉयज से बॉसेस को और बॉसेस से एम्प्लॉयज को, वाइस वर्सा, ये दोनों चीजें हो रही होती हैं। इसको डील करने का क्या तरीका है? जाहिर है यू कांट क्विट योर जॉब एंड यू कांट क्विट योर बॉस, यू हैव टू डू इट। एंड स्पेशली बहुत सारे केसेस के अंदर जहाँ पे यू आर हाईली पेड एंड यू हैव टू अचीव योर टारगेट्स, तो उस वक्त स्ट्रेस लेवल भी कुछ और होता है। तो हाउ यू कॉप अप विद दैट सिचुएशन, हाउ एवर यू हैव टू गिव योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी? देखिए, बहुत सारी सिचुएशंस में वाकई ऐसा होता है कि ऑफिस वर्क में या जॉब्स में आपको स्ट्रेस होता है, बॉस को एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय को बॉस से, और कोवर्कर्स के थ्रू भी ये सारी चीजें होती हैं। इसका अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आपके ऑफिसेज में इस तरीके की चीजों को लेकर एक्टिविटीज या वर्कशॉप्स कराई जाएं, साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर्स को बुलाकर, और कंपनीज में इस तरीके की स्ट्रेस मैनेजमेंट की, एंगर मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स कराई जाएं, उन्हें छोटी छोटी टेक्निक्स सिखाई जाएं, सेल्फ स्टीम पे, सेल्फ इमेज के ऊपर काम किया जाए। बाकी एज एन इंडिविजुअल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अगर आपको लगता है आप छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा हो जाते हैं, आप रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं, या आप कोवर्कर से लड़ाई करते हैं, बॉसेस के साथ गुस्सा आ जाता है या बदतमीजी हो जाती है, तो दैट मीन्स दैट यू हैव सिवियर एंगर एंड स्ट्रेस प्रॉब्लम। उसके लिए आप इंडिविजुअल थेरेपीज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि छोटी मोटी कुछ चीजें हैं, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन आ चुकी हैं। पहले के जमाने में शायद ये प्रॉब्लम ज्यादा समझ नहीं आती थी। अब तो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, लॉट ऑफ लिंक्स ऑन गूगल दैट यू कैन फाइंड सिंपल टिप्स एंड ट्रिप्स जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन प्लान्स होते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। हम अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्ट्रैक्शन प्लान बनाते हैं, उनको दो चार चीजें ऐसी अंडरस्टैंड करवा देते हैं कि जब ऐसा हो, आप कोई स्क्वीज बॉल अपने पास रख लें। आप किसी ऐसे कमरे में, बहुत सारे ऑफिसेज में अब चूंकि अंडरस्टैंड हो गया है, तो दे हैव एक्चुअली मेड अ रूम जहां पर आप, मैं इत्तेफाक से हबीब यूनिवर्सिटी गई थी, वहां पर देयर वाज अ होल रूम where the faculty and the students can actually go and break things over there, and वो punching bag and things, because they understand कि studies, work, this all can give you stress. So that whole room was for people, and it was very very interesting to see कि ये इनिशिएटिव अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज या वर्क प्लेसेस लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप वहां जाएं और वहां पर आप अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। कोई भी ऐसी छोटी मोटी आपने मटेरियल्स रखती है जिसके थ्रू आपने पंचिंग बैग यूज कर लिया, आपने स्क्वीज बॉल्स होती हैं वो यूज कर ली, थोड़ी देर के लिए आप उस रूम में चले गए, आपने कुछ रिलैक्सेशन कर दी, एंड देन कमिंग आउट ऑफ दैट रूम। हमारे कल्चर में थोड़ा सा ये भी है कि हम बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो जाते हैं, या हमसे इतने ज्यादा आवर्स में काम करवाया जाता है कि वो एक आदमी हो या औरत, वो हैंडल नहीं कर पाता। आदमी के लिए मुश्किल इसलिए कि जब वो उसके बाद घर आता है तो घर की एक अलग टेंशन होती हैं। औरत के लिए भी यही प्रॉब्लम है कि जब वो घर आती है तो बच्चे संभालना, घर संभालना, खाना बनाना, तो वो स्ट्रेस रिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए, और हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। फिर वो एक एस्पेक्ट आता है बर्न आउट का, वो बर्न आउट स्ट्रेस से रिलेटेड ही होता है।
तो पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। अपने लिए पूरे दिन में कुछ वक्त जरूर निकालें कि जिसके थ्रू आप ये अंडरस्टैंड करें कि यू नीड टू गेट दैट स्ट्रेस आउट ऑफ योर सेल्फ। सो दैट्स व्हाट इट इज। मैम, आप अगर इस हवाले से कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोई टेक्निक्स ऐसी बताना चाहें, जिस तरह आपने बताया इसमें तो हमारे यहाँ तो कुछ टैबूज ऐसे हैं कि जो शख्स इस तरह की अगर बिहेव करेगा तो हम सबसे पहले तो उसको कहेंगे ये साइको है। अगर साइको नहीं भी कहेंगे तो हम कहेंगे ये हिल गया है, हम कहेंगे ये पागल है, अगर हम उसको इस तरह की हरकतें करते देख लेंगे। इवन के स्टूडेंट्स टीचर को देख लेंगे या टीचर स्टूडेंट्स को देख लेंगे तो उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अगेंस्ट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल 180 पे चला जाएगा। दे विल नॉट ट्रीट हिम और हर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो क्या ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं जो कि आपको जाहिर है लोगों के सामने एक्सप्रेस भी ना करना पड़े, खुद से आप पर्सनली वो कर रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही अर्ज किया। ये एक टैबू और एक प्रॉब्लम हमारे साथ एग्जिस्ट करती है कि ऐसा कोई शख्स अगर अपने आप से बात कर रहा है या गुस्से में अपने आप से कुछ कह रहा है या अकेले में भी अपने आप से कोई बात कर रहा है तो उसको ये कहा कह दिया जाता है कि ही इज गोइंग थ्रू अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या इसके साथ कोई ऐसा साइकोटिक इशू है। पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लिया जाए कि देखें, आप करेंगे तो भी लोग आपसे कहेंगे, आप कोई सोल्यूशन ना करेंगे तो भी लोग आपसे कहेंगे। तो पहली चीज तो ये अंडरस्टैंड कर ली जाए कि सोल्यूशन की तरफ क्या हम कहेंगे लोग? बिल्कुल। तो हम कुछ भी करें, लोगों ने हमारे लिए कुछ ना कुछ बात करनी ज़रूर है। तो उसके लिए ये अच्छा है कि आप ये अंडरस्टैंड करें व्हाट कैन यू डू फॉर योरसेल्फ। अगर आप अपने आप से बात करते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो दिस इज़ फॉर योर ओन गुड। चाहे आपको कितने लोग देख रहे हैं। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि रास्ते में जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ, तो मैं अपने साथ कोई ना कोई म्यूज़िक, रिलैक्सेशन, गाने या कुछ चला के कर रही होती हूँ। एंड इफ आई एम सिंगिंग, if I'm enjoying myself and smiling and laughing just talking to myself, तो अक्सर मैंने नोटिस किया कि बाहर जो आवाम होती है वो मुझे बहुत अजीब तरह देखती है। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता था, मगर चूंकि मुझे पता है कि दिस टाइम इज फॉर मी। जब आप पूरे दिन की जॉब के बाद, और उस वक्त मैं जब पढ़ा करती थी, तो रात को जब 7-8 बजे आप घर आते हैं विद शारे फैसल का ट्रैफिक, सो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन मेक योर मूड बेटर। तो वो एक थोड़ा सा टाइम अगर आप ये सोच लें थोड़ी देर के लिए कि लेट द वर्ल्ड से वट एवर दे वांट टू, आई वांट माई सेल्फ एंड माई पीस। सो फ्यू टिप्स दैट यू कैन डू इज कि आप अपने पास कोई ऐसी स्क्वीज बॉल रख लें। आप अपने पास घर में कोई ऐसा पिलो या कोई ऐसा कुशन रख लें कि आप उसको पंच करें या आप अपनी एनर्जी उसके साथ अपने हाथों से वो एनर्जी निकालें। अक्सर कलरिंग किसी को शौक होता है, किसी को नहीं होता, लेकिन ये हमसे जरूर कहा जाता है कि ये तो बच्चों वाली एक्टिविटी है, ये तो बच्चे करते हैं। लेकिन इससे वाकई बहुत फर्क पड़ता है कि जब आप कलरिंग करते हैं और आपकी हाथ की एनर्जी उसमें से निकलती रहती है, तो वो थॉट्स और वो फीलिंग्स बाहर आती हैं। लैपटॉप पे कुछ अपनी जो भी भड़ास है उसको निकालना, अपने थॉट्स को निकालना, अपनी फीलिंग्स को निकालना, वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं जो आप अपने साथ कर सकते हैं। अगर उस सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन से निकल जाएं, आप एक ग्लास पानी पी लें, आप डीप ब्रीथ या रिलैक्सेशन, यूट्यूब के ऊपर एक्टिविटीज हैं जो सिखाई जाती हैं, आप वो अपने लिए सीख सकते हैं। सो देयर कैन बी फ्यू थिंग्स जो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। मैं वर्कोलिक सिचुएशन की आपने बात की है, ओवरबर्डन की हम बात करते हैं, तो हमें सिखाया जाता है नेवर से नो, कि आपको जो काम दिया जाए वो काम करते जाएं तो यू विल बी ग्रो, यू विल लर्न, यू विल प्रोग्रेस, यू विल बी मोर, यू कैन से फिगर आउट फ्रॉम द अदर्स और सारा कुछ। लेकिन वो शख्स इतना बर्डनाइज हो चुका होता है कि उसके बाद उसकी शायद वो जो कहते हैं ना कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन वो करता जाता है। और हमारे एक फैक्टर ये भी है कि जो शख्स काम कर रहा होता है हम काम उसी को देते रहते हैं, और जो बिल्कुल नहीं कर रहा होता उससे कहते हैं यार इसने तो करने ही कुछ नहीं करेगा तो खराब कर देगा, तो वो कर लेगा तो उसको दे दो। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें नेवर से नो की स्ट्रेटजी पे आना चाहिए या लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो पे आना चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही अर्ज़ किया और ये हर किसी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इवन वर्किंग, नॉट वर्किंग, हाउसवाइफ्स, आदमी जो घर पर भी हैं, जो भी काम कर रहा है किसी भी किस्म का, दिस इज़ वेरी ट्रू कि ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो आपने दूसरा पॉइंट कहा कि वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो, इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आप चाहे किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां पर दूसरा आपके साथ जो एम्प्लॉय है वो नहीं काम कर रहा, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, बट आपको ये अंडरस्टैंड करना फॉर योर वेल बीइंग
एंड ऑल्सो फॉर योर इन्वायरमेंट। आप अगर खुद से स्ट्रेस में है, एक आदमी अगर स्ट्रेस में होता है तो वो अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करेगा। अपने रिलेशनशिप्स खराब होंगे, उनके बच्चों के, अगर उनके बच्चे हैं उनके बच्चों के रिलेशनशिप्स खराब होंगे। आदमियों के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है ना कि वो ऑफिस से घर आते हैं तो वो चिड़चिड़े क्यों होते हैं, तो वो चिड़चिड़ा जो एस्पेक्ट है वो आता है इसीलिए। वी नीड टू स्टार्ट सेइंग नो। औरत और मर्द अगर एक साथ मिलकर काम करें, और अगर एक वक्त है कि जब वो नहीं कर सकती तो वो मना करे, अगर आदमी नहीं कर सकता तो दे शुड politely, very politely and with a very polite tone, they should start saying no and start keeping boundaries, that this is my work, I have done my part, now comes your part, now comes his part। या जो भी एम्प्लॉय है या जो भी घर में अगर आपके साथ कोई जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं, now comes that person's part। बच्चों को भी अगर आप उसके उनके सामने भी अगर आप ये करेंगे तो बच्चे यही सीख कर बड़े होंगे। they will start learning themselves कि there is a way politely of saying no, okay, I'm sorry, this is I can do, this is what I cannot do। Ma'am Aisha, thank you so much for giving me the time. It was really nice talking to you, and I have learned a lot of new things. And I got it that if you have something, a negative vibes, you must get out of it. You have to make them to the nature. You give it to the nature. मेरा ख्याल है कि वो जो लोग दरख्तों पे कभी नाम लिखा करते थे, शायद वो भी एक्सप्रेस करने का एक जरिया हुआ करता था। तो आजकल तो खैर नहीं, अब तो दरख्त भी नहीं रहे। सो आपके पास जो भी एनर्जी है वो एनवायरनमेंट के अंदर थ्रो कर दें किसी भी वे से, और उन एनर्जीज को जब आप सर्कुलेट कर देंगे तो आप खुद रिलैक्स हो जाएंगे। आई थिंक दिस इज द ओनली फोकस पॉइंट। सो थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन मी अ टाइम एंड इट वाज रियली nice and learnable session. I hope you will see a lot of interviews and you will definitely give a lot of the suggestions and a lot of the tips to the people who are already facing stress or something like that. थैंक यू सो मच इजवान फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मेरी आवाज से या मेरी किसी चीज से लोगों को हेल्प आउट हुई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का कि आप लोग इस तरीके के इंटरव्यूज करते हैं, लोगों को रिकग्नाइज करवाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को इस तरीके से हल करवाते हैं टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। और आई वुड से थैंक यू सो मच एंड कीप अप द गुड वर्क, एंड आई होप कि इंशाल्लाह मजीद हम इस तरीके के इंटरव्यूज करते रहें ताकि लोगों को और चीजें अंडरस्टैंड हों और अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी वेलबींग को बेहतर कर सके। थैंक यू। Inshallah. Thank you so much. Have a blessed evening. Allah Hafiz.